टीचर्स। आज टीलेट सेकेंड सेमेस्टर की इस ऑनलाइन क्लास में हम सामाजिक विज्ञान में इतिहास विषय के अंतर्गत गुलाम वंश के दो महत्वपूर्ण शासकों के विषय में जानेंगे। पहला रजिया सुल्तान और दूसरा बलबन। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने गुलाम वंश के दो शासकों कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के विषय में जाना था। आज हम लोग रजिया सुल्तान और बलबन की उपलब्धियों और उसके द्वारा किए गए कार्यों के विषय में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, किंतु 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उलेमा वर्ग और तुर्की अमीरों के विरोध के चलते इल्तुतमिश का पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह अपनी मां शाह तुर्कान के सहयोग से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। क्योंकि वह एक अकर्मण्य और विलासी प्रवृत्ति का शासक था, इसलिए शीघ्र ही उसके शासनकाल में उसके विरुद्ध विद्रोह होने लगे। और जब वह इन विद्रोहों को दबाने के लिए बाहर निकला तो रजिया ने लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता के समक्ष न्याय की गुहार लगाई। रजिया दिल्ली की जनता के सहयोग से गुलाम वंश की शासिका बनी। रजिया ने कुल 3 वर्ष 8 महीने शासन किया। उसने स्त्रियों के पहनावे को छोड़ दिया और दरबार में बिना पर्दे के बैठने लगी। शीघ्र ही तुर्की अमीरों को यह पता चल गया कि स्त्री होने के बावजूद भी रजिया उनके हाथों की कठपुतली नहीं बन सकती। रजिया युद्ध में सेना का नेतृत्व भी करती थी। तुर्की अमीर भी रजिया के अधीन शासन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि रजिया एक स्त्री थी, एक महिला थी, जो कि तुर्की अमीरों के लिए असहाय था। इसलिए तुर्की अमीरों ने रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया और शीघ्र ही रजिया के विरुद्ध उसके राज्य में विद्रोह होने लगे। जब भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह किया तो रजिया ने उसके विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से कूच किया। दिल्ली से बाहर निकलते ही इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इधर रजिया ने अल्तुनिया से विवाह करके दिल्ली साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, किंतु बहराम शाह के समर्थित डाकुओं ने कैथल के जंगलों में रजिया तथा अल्तुनिया का वध कर दिया। रजिया के बाद बहराम शाह गुलाम वंश का शासक बना। बहराम शाह के समय में तुर्की अमीरों ने शासन में अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए नायब अथवा नायब ए मामलिकात नामक नए पद का सृजन किया, जो कि शासन के संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होता था। बहराम शाह के बाद मसूद शाह शासक हुआ, किंतु मसूद शाह एक अयोग्य और कमजोर शासक था। इसलिए अमीरों ने इल्तुतमिश के पौत्र तथा नसरुद्दीन महमूद के पुत्र नसरुद्दीन महमूद को गुलाम वंश का शासक बनाया। नसरुद्दीन महमूद 1246 ईस्वी में गुलाम वंश का शासक बना। वह एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह कुरान की आयतों की नकल किया करता था और उन्हें बेचा करता था। उन्हें बेचने से उसे जो धनराशि प्राप्त होती थी और उसी से वह जीवन यापन किया करता था। नसरुद्दीन महमूद ने चालीसा दल के नेता तथा अमीर बलबन को नायब ए मामलिकात का पद देकर वैधानिक रूप से शासन का समस्त अधिकार उसको सौंप दिया। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में चालीसा की शक्ति अत्यंत बढ़ गई। बलबन ने दिल्ली सल्तनत में अपनी शक्ति तथा अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया। बलबन ने
अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ किया था। नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन 1266 ईस्वी को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। बलबन एक योग्य और अनुभवी शासक था। उसका राजत्व संबंधी सिद्धांत राजत्व का दैवी सिद्धांत था। वह सुल्तान अथवा राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था और उसे नियाबते खुदाई कहता था। उसने सुल्तान के लिए जिल्ले इलाही शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी पर ईश्वर का नूर। बलबन ने फारसी रहन सहन की परंपरा का अनुसरण किया। उसने फारसी नववर्ष के त्योहार नारौज को मनाना प्रारंभ किया। उसने फारसी दरबारी परंपरा पायबोस और सिजदा को अपने दरबार में भी लागू किया। वह दरबार में अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठा करता था। उसने दरबार में निर्धारित ढंग से वस्त्र पहनकर आने और बैठने के नियम बना दिए, जिसे वह कठोरता से पालन करवाता था। बलबन ने रक्त और लौ की नीति का अनुसरण किया। उसने दीवान अर्ज नामक पृथक सैन्य विभाग की स्थापना की, जिसका सर्वोच्च अधिकारी अरिजे मुमालिक कहलाता था। उसने अपने राज्य में गुप्तचर व्यवस्था को भी सुसंगठित किया। पूरे राज्य में गुप्तचरों का एक जाल बिछा दिया। गुप्तचरों को बरीद तथा उसके सर्वोच्च अधिकारी को बरीद ए मुमालिक कहा जाता था। गुप्तचर साम्राज्य की समस्त सूचना सुल्तान को देते थे। वास्तव में बलबन की शासन की सफलता का श्रेय उसकी गुप्तचर प्रणाली को जाता है। बलबन ने चालीसा का दमन कर दिया, जिसका वह कभी सदस्य हुआ करता था। उसने अपने राज्य की रक्षा बाहरी आक्रमणों और मंगोल शक्तियों से करने का प्रयास किया। उसने दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए दिल्ली के आसपास के जंगलों को कटवा कर साफ करवा दिया और वहां पुलिस चौकियां बनवाई, जिससे दिल्ली आसपास के मेवातियों और अन्य विद्रोहों से सुरक्षित हो गई। बलबन के समय में मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में विश्व के एक बड़े भाग पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। बलबन भी मंगोलों के आक्रमण की भयानकता का अनुभव किया करता था। मंगोलों से अपने राज्य की रक्षा के लिए उसने उनके रास्ते पर पड़ने वाले पुराने किलों की मरम्मत कराई तथा नए किलों का निर्माण कराया। बलबन ने अपने जीवन काल में अपने पौत्र कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, किंतु उसकी मृत्यु के बाद यानी बलबन की मृत्यु के बाद अमीरों ने उसके पौत्र तथा बुकरा खां के पुत्र कैकुवात को गुलाम वंश का शासक बनाया। किंतु जब कैकुवात को लकवा मार गया तो अमीरों ने उसके 6 वर्षीय पुत्र शमशुद्दीन कैमुअर्स को सुल्तान घोषित किया। किंतु शमशुद्दीन कैमुअर्स की जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी और दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया तथा एक नवीन वंश खिलजी वंश की नींव डाली। तो आज हम लोगों ने रजिया सुल्तान और बलबन के विषय में जाना। आज के इस पाठ से हम रजिया सुल्तान के विषय में और बलबन की उपलब्धियों और उसकी शासन नीतियों के विषय में बता पाएंगे। अगले कक्षा में हम खिलजी वंश के विषय में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।